हेलो एवरीवन, मैं कुमार मन्नू केमिस्ट्री बाय लेजेंड्स में आप सभी का स्वागत करता हूं। कैसे हैं दोस्तों? गुड मॉर्निंग, गुड इवनिंग, गुड आफ्टरनून। पता नहीं आप किस समय में ये वीडियो देख रहे होंगे, इसीलिए गुड मॉर्निंग चलिए सही रहेगा। जब जागो तब सवेरा। तो आइए, आज हम लोग चर्चा कर रहे हैं अपने फोरम की शुरुआत। मैं अपनी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत इस फोरम पर आज पहले दिन कर रहा हूं। उससे पहले बहुत सारी बातें भी करनी है आपसे, बहुत कुछ आपको बताना भी है, आपसे शेयर करना है, आपके करियर के बारे में भी थोड़ी बहुत बातें करनी है और फिर आगे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जाना है हम लोगों को। तो मैं केमिस्ट्री बाय लेजेंड्स में इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री आपको पढ़ा रहा हूं, कुमार मन्नू। इस फोरम में कंप्लीट केमिस्ट्री का, जेईई नीट के कंप्लीट केमिस्ट्री का सॉल्यूशन ये फोरम लेकर के आ रही है। पहली बार इंडिया में 3 रेप्यूटेड वेल फेम्ड लोग एक साथ एक प्लेटफॉर्म पर आ रहे हैं और आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री को सॉल्व कर रहे हैं, उसका सॉल्यूशन लेके। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुमुद रंजन सर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुमार मन्नू मैं खुद, और फिजिकल केमिस्ट्री आलोक कुमार सर। अब इसमें मैं पहले आप लोगों को ये बात बता दूं कि हम लोगों ने पहले बताया था कि 30 जुलाई से हम लोग 15 दिनों की ऑनलाइन लाइव क्लासेज, यूट्यूब लाइव क्लासेज के थ्रू हम आपको 15 डेज की फ्री क्लासेस देंगे और उसके बाद फिर आप आगे एडमिशन प्रोसेस या किसी और चीज़ों में बढ़ेंगे या एनरोलमेंट में बढ़ेंगे। लेकिन दोस्तों ये पॉसिबल नहीं हो पाया, अभी तुरंत पॉसिबल नहीं हो पाया। उसकी वजह ये थी कि YouTube ने अभी तक हम लोगों को परमिशन नहीं दी है कि हम लाइव जा सकें। वो हम लोगों ने मेल कर दिया है, प्रोबेबली 2 से 3 दिनों के अंदर हम लोगों को ये परमिशन मिलेगी और हम लोग फिर वापस लाइव आएंगे क्लास के लिए। अब आपका टीचर होने के नाते, एक शिक्षक होने के नाते भी, और आप वीडियो देख रहे हैं आपके टीचर होने के नाते भी, आपके फ्रेंड फिलोसोफर होने के नाते भी, आपको समझना भी चाहेंगे और आपको कुछ चीज़ों को समझाना भी चाहेंगे। क्योंकि आप जो वीडियो देख रहे हैं वो जस्ट आप लोग में से अधिकांश लोग वो 10th पास करके 11th में आए हैं, एक नए कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में आए हैं। जो आपके अब तक के एकेडमिक अनुभव से ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड बहुत अलग है, बहुत डिफरेंट है। क्या है इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में? सीधे हम इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई भी शुरू कर सकते हैं, लेकिन दोस्तों अगर आप मेरे साथ आज क्लासरूम में खड़े होते तो मैं पहले सीधे इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की पढ़ाई नहीं करता। मैं पहले आपको समझाता कि ये कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड क्या है, इसमें आपका कंपटीशन किन से है, किस तरह का कंपटीशन है। अगर ये कंपटीशन क्रैक कर गए तो क्या हुआ, और अगर नहीं कर पाए तो क्या हुआ। क्योंकि चीजों को शुरू करने से पहले उसके परिणाम अच्छे बुरे क्या क्या हो सकते हैं, हर चीज पर मशवरा जरूरी है, चर्चा भी जरूरी है। और चूंकि मैं आपका टीचर हूं, फ्रेंड फिलोसोफर हूं, तो मेरी ये नैतिक जिम्मेदारी बनती है कि मैं आपको समझूं भी और मैं आपको समझाऊं भी। समझने की बात यह है कि जो आपने 10th एग्जाम दिया है, सबसे पहले आप सभी को 10वीं की परीक्षा किसी भी मार्क्स से उत्तीर्ण होने के लिए बधाइयां। किसी भी मार्क्स से वट एवर, यू गेट 58, यू गेट 59, यू गेट 60, यू गेट 80, यू गेट 90, यू गेट 99, किसी भी मार्क्स से उत्तीर्ण होने के लिए पहले तो शुभकामनाएं, बहुत सारे कॉन्ग्रेचुलेशंस। अब मैं बताऊं खास करके वो बच्चे जिन्होंने स्टेट टॉप किया है, जिन्होंने कंट्री टॉप किया है, उन लोगों को विशेष रूप से कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहूंगा। जैसे हमारे सीबीएसई बोर्ड से 10th टॉप करने वाले रितिका और जसराज इस बार के टॉपर हैं। 18 लाख बच्चों में रितिका और जसराज ने टॉप किया है 500 मार्क्स में। आउट ऑफ 500 इंडिया में वो 497 उन दोनों ने मार्क्स लाया है और 99.4% के साथ वो सीबीएसई 10th के टॉपर रहे हैं। तो ढेरों बधाइयां रितिका और जसराज आपको भी। आईसीएसई बोर्ड में रिलेटिवली कम नंबर ऑफ स्टूडेंट्स अपीयर होते हैं, तकरीबन 3 लाख के आसपास स्टूडेंट्स अपीयर हुए, और जूही कजारिया और मुक्तसर बंसल ये दोनों कंबाइंड रूप से टॉपर रहे 99.6% से। इनको भी बहुत सारी बधाइयां। और
अच्छे करियर के लिए शुभकामनाएं भी हमारे तरफ से। अगर बात करें हम बिहार बोर्ड, स्टेट बोर्ड की बात करें, तो बिहार बोर्ड में टॉप करने वाले स्टूडेंट रहे इस साल हिमांशु राज। कम स्टूडेंट नहीं थे, बिहार बोर्ड में भी 10 लाख से ज्यादा बच्चों ने अपीयर किया है, 10th से दिया है। अगर स्टेट बोर्ड की बात करें तो हिमांशु राज ने 96.2% के साथ बिहार बोर्ड टॉप किया। बात करें इंडिया में किसी भी स्टेट में सबसे ज्यादा स्टेट बोर्ड में जो संख्या है बच्चों की, वो है यूपी बोर्ड में, काफी ज्यादा है, 25 लाख से ज्यादा बच्चे हैं, तकरीबन 27 लाख बच्चों ने दिया है। और वहां पे टॉप करने वाले बच्चा है रिया जैन, जिसने स्कोर किया 96.6%। तो रिया जैन को भी ढेर सारी शुभकामनाएं। तो सारे स्टेट के टॉपर्स को, ये महज 4 स्टेट या 4 बोर्ड नहीं, सारे स्टेट के टॉपर्स को, अब सबका नाम नहीं लिया जा सकता एक समय में, उन सबों को केमिस्ट्री बाय लेजेंड्स के तरफ से, हमारी तरफ से तहे दिल से बहुत सारी शुभकामनाएं। और आप अपने करियर में नए मुकाम को छुएं, जिन चीजों को आपने सोचा है उसको आप गेन करने के लिए, अचीव करने के लिए आपको अच्छे कोच मिले, अच्छे फ्रेंड्स मिले, फिलोसोफर्स मिले, बहुत सारी शुभकामनाएं। आते हैं हम लोग अब आज की क्लासेस में, यहां पर जो चीजें हम लोगों को बात करनी उस पर पॉइंट्स पर आए। सबसे पहले दोस्तों, ये प्लेटफॉर्म बनाया गया है आपकी कंप्लीट केमिस्ट्री के लिए, और ये प्लेटफॉर्म किसी भी हिसाब से सिर्फ बिहार या पटना या बिहार के किसी जिले के बच्चों के लिए नहीं है। ये प्लेटफॉर्म तैयार किया गया इंडिया के कोने कोने से, आप चाहे किसी भी स्टेट के बच्चे हो, अगर आप हिंदी समझ सकते हो और इंग्लिश समझ सकते हो तो आप सबों के लिए यह प्लेटफॉर्म है। ये ऑनलाइन केमिस्ट्री की क्लासेज, ये पैंडेमिक ओवर होने के बाद भी, इस एपिडेमिक के बाद भी ये ऑनलाइन लाइव क्लासेस हमारी चलती रहेगी। अभी हम YouTube लाइव पर हैं, चूंकि आपका इनरोलमेंट नहीं है। जब इनरोलमेंट आपका कंफर्म होगा उसके बाद हम लोग जूम लाइव एप्लीकेशन के थ्रू या गूगल मीटिंग लाइव एप्लीकेशन के थ्रू आपको लाइव क्लास पढ़ाएंगे। और हमारी टाइमिंग फिक्स है, इसलिए हमने ऊपर में ही लिख दिया मंडे टू सैटरडे हमारी टाइमिंग फिक्स है। हम 8 से लेकर 10:30 रात में 8 बजे से लेकर 10:30 तक ही ऑनलाइन क्लासेस में इस कोर्स में हमेशा उपलब्ध रहेंगे, चाहे वो लाइव रहे या जिस तरीके से भी रहे, यूट्यूब से लाइव रहे या जूम से रहे या गूगल मीट से रहे, लेकिन हम लोग इसी टाइम में हमेशा रहेंगे। हम कोई कभी इस समय को हम लोग चेंज नहीं करने वाले हैं। तो इंडिया के दूसरे कोनों से आने वाले बच्चे, दूसरे जगह से बच्चों को भी हम इनवाइट करते हैं कि आप केमिस्ट्री बाय लेजेंड्स में इस 15 दिन के फ्री क्लासेस को देखिए, समझिए, और अगर पॉसिबल हो तो ऑप्ट कीजिए ऑनलाइन कोर्स को। टाइमिंग जो है ऑनलाइन कोर्स में मैं वो आपको क्लियर कर दूं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुमुदरंजन सर की टाइमिंग है ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, 3 दिन वीक में 9:15 PM टू 10:30 PM, 1 घंटे 15 मिनट की क्लास, 9:15 PM टू 10:30 PM। मेरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की क्लास होगी MWF, मंडे, वेंसडे, फ्राइडे, और 9:15 टू 10:30 PM सेम टाइम। फिजिकल केमिस्ट्री की क्लास होगी 8 PM टू 9:15 PM, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे। मतलब ये 2 क्लास TTS, ट्यूसडे, थर्सडे, सैटरडे में आएगी, और ये वाली क्लास मंडे, वेंसडे और फ्राइडे को आएगी। तो हम लोग इस तरीके से अवेलेबल हैं आपके लिए, हमारी टाइमिंग कभी चेंज नहीं होगी। इसीलिए ये वीडियो देखने वाले सभी लोगों को बोलेंगे कि आप अपने दोस्त मित्र जो बिहार से बाहर हैं उनको भी इनवाइट कर सकते हैं कि केमिस्ट्री के अच्छे फ्लेवर के लिए, कॉम्पिटिटिव लेवल, अच्छे रैंक के लिए आप इन टीचर्स को अपना कोच बना सकते हैं केमिस्ट्री में। आइए हम बात करें, हमारा जो कॉन्सेप्ट है केमिस्ट्री का, 3 केमिस्ट्री को बाइफरकेट करना। 10th के बाद ये क्लासिफिकेशन, ये बाइफरकेशन आ ही जाती है। 10th तक हम लोग इस बाइफरकेशन में नहीं रहते हैं। कंप्लीट केमिस्ट्री एक होती है, कुछ बोर्ड में साइंस एक होते हैं, लेकिन 10th के बाद ये बाइफरकेशन आती है, क्योंकि कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड इसके बाद आती है और हम गहराई में थोड़ी पढ़ते हैं, डेप्थ में पढ़ते हैं। तो जब भी किसी चीज को गहराई से समझने की कोशिश करें तो स्पेशलाइजेशन की जरूरत होती है। इसलिए हम लोग अभी स्पेशलाइजेशन वाले कोर्स लेके आए हैं आपके पास। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, ये 2 केमिस्ट्री का क्वालिटेटिव अप्रोच है, जबकि फिजिकल केमिस्ट्री का क्वांटिटेटिव अप्रोच है। मतलब आप केमिस्ट्री पहले किसको कहते हैं?
तो केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट द केमिकल्स एंड एनालिसिस ऑफ केमिकल्स एंड एनालिसिस ऑफ केमिकल चेंजेस। केमिकल का एनालिसिस या किसी केमिकल चेंजेस के एनालिसिस को ही हम सिंपली केमिस्ट्री कहते हैं। अब ये एनालिसिस दो तरीके से हो सकती है, एक क्वांटिटेटिव और एक क्वालिटेटिव। क्वालिटेटिव एनालिसिस जो हम डिस्कस करते हैं इन चीजों का, केमिकल्स का या केमिकल सब्सटेंसेस का या केमिकल रिएक्शंस का या केमिकल चेंजेस का, वो ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के थ्रू करते हैं। और जब उसी का क्वांटिटेटिव एनालाइज करें, हम क्वांटिटेटिवली एनालाइज करें, क्या पीएच बना, क्या प्रेशर बना, क्या इंथैल्पीज बनी, क्या कंसंट्रेशन बना, क्या टेम्परेचर रेंज हुआ, क्या डिप्रेशन हुआ फ्रीजिंग पॉइंट में, मेल्टिंग पॉइंट में, कितनी कंडक्टिविटी आ रही है, मतलब जब क्वांटिटी की मेजरमेंट आती है उसी केमिकल में या केमिकल चेंजेस में, तो हम लोग वो एरिया समझते हैं फिजिकल केमिस्ट्री की। इसलिए नाम भी है फिजिकल, फिजिक्स वर्ड से जुड़ा हुआ है। तो हम लोग अब इस केमिस्ट्री को अलग अलग लोग शुरू कर चुके हैं। आज मेरी बारी है। पिछले क्लास में, कल के क्लास में, यस्टरडे जो क्लास हुई थी उसमें ऑर्गेनिक केमिस्ट्री और फिजिकल केमिस्ट्री की हुई थी बातें। आज इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की चर्चा शुरू होगी। लेकिन उससे पहले मैं आपको बता दूं, आज के मेन्यू में मैं जो करने जा रहा हूं वो दो सेक्शन में, आज के मेन्यू मतलब आज जो आपको हम करने जा रहे हैं उसमें दो सेक्शन में इसको बांट रहे हैं। पहला सेक्शन, सेक्शन 1, क्योंकि मैंने पहले ही बोला, अगर मैं आपका टीचर हूं, अगर मैं आपका फ्रेंड फिलोसोफर हूं, तो मेरा काम समझना भी है आपको और आपको कुछ चीजों को समझाना भी है। सेक्शन 1 में हम बात करेंगे करियर ऑप्शंस पर। और जाहिर सी बात है अपना फोकस इंजीनियरिंग और मेडिकल पर ज्यादा होगा, लेकिन फिर भी और ऑप्शंस पर बातें करेंगे। करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th। और सेक्शन 2 में हम लोग इंट्रोडक्शन ऑफ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन की बातें करेंगे। इसमें आज हम लोग, चूंकि पहली मुलाकात है अपनी क्लास के नजरिए से अगर देखा जाए, तो आज हम अपना ज्यादा टाइम करियर ऑप्शंस पर बिताएंगे, ज्यादा समय इस पर बिताएंगे और फिर बाकी बचे हुए समय में हम लोग केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के इंट्रोडक्शन पर चर्चा करेंगे। इन सब चीजों के बीच में मैं एक बार फिर बताऊं, अगर आपको केमिस्ट्री बायोलॉजी में कोई इंटरेस्ट हो, कुछ हो, कोई जानकारी चाहिए किसी भी चीज से संबंधित, इससे जुड़ी हुई, तो वहां पर एक कॉन्टेक्ट अस करके एक नंबर लिखा हुआ, आप उस मोबाइल नंबर को फीड कर ले अपने मोबाइल में, और कभी भी केमिस्ट्री से जुड़ी हुई कोई चीजें दिमाग में आए, उस नंबर को डायल करें। अगर केमिस्ट्री में आपको हमारी जरूरत महसूस होती है किसी भी तरीके से, तो उस नंबर को आप सेव कर ले और YouTube पर इस चैनल को एकदम डेफिनेटली सब्सक्राइब कर ले। सिर्फ वॉच ना करें, सब्सक्राइब करें। आइए बात करते हैं करियर ऑप्शंस आफ्टर 10th और उससे जुड़ी हुई बहुत सारी चीजों की। सवाल है कि हमारे देश में कितने बच्चे 10th देते हैं? आपके जैसे कितने स्टूडेंट हैं जो इस साल 10th दिए हैं, जिन्होंने 10वीं की परीक्षा दी है? ऐसे कितने बच्चे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि ऐसे कितने बच्चे हैं जो इस बार जिन्होंने 10th दिया है? आप सोचिए ऐसे कितने बच्चे हैं। ऐसे बच्चों की संख्या कम नहीं है, बहुत ज्यादा है। अगर मैं बात करूं बोर्ड वाइज, हमारे देश में स्टेट बोर्ड वाइज भी बात करूं और टोटल कुल मिलाकर के सारे बोर्ड्स के स्टूडेंट्स की बात करूं, तो सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10th देते हैं यूपी बोर्ड से। यूपी बोर्ड से 10वीं कक्षा की परीक्षा देने वाले बच्चों की संख्या होती है, इस बार थी 27 लाख, 27 लाख। इसके बाद आप कह सकते हैं सीबीएसई बोर्ड। सीबीएसई बोर्ड से 10th दिया है बच्चों ने, उनकी संख्या 18 लाख है तकरीबन। इसके बाद आप कह सकते हैं महाराष्ट्र बोर्ड, इससे काफी बच्चे एग्जाम देते हैं यहां से भी। महाराष्ट्र बोर्ड से तकरीबन 17 लाख। गुजरात बोर्ड से भी बहुत सारे बच्चे एग्जाम देते हैं। गुजरात बोर्ड से 10 देने वाले बच्चों की औसतन संख्या थी इस बार लगभग संख्या थी 15 लाख। राजस्थान बोर्ड 12 लाख।
अभी आप बड़े बड़े स्टेट्स की बात कर रहे हैं, अगर आप इससे नीचे एमपी बोर्ड पर जाएं तो एमपी बोर्ड 11.5 लाख, बिहार बोर्ड पर जाएं 10 लाख। कुल मिलाकर के अगर इस संख्या को हम बोले इंडिया में, ये नंबर्स कम नहीं है, ये नंबर्स तकरीबन 1.5 करोड़ है, लगभग 1.5 करोड़ है। आप ऐड कर सकते हैं इजीली। 27 लाख यूपी बोर्ड हैं, 18 लाख सीबीएसई बोर्ड हैं, 45 महाराष्ट्र बोर्ड, 17, 62 गुजरात बोर्ड, 15, 77 और राजस्थान 12, 89 अभी इसके बाद एमपी 11, वेस्ट बंगाल 10, बिहार 10, उसके बाद और भी स्टेट्स ढेर सारे हैं। मतलब तकरीबन 1.5 करोड़ बच्चे हर साल 10वीं की परीक्षा देते हैं। आप उनमें से एक हैं। अब समझिए चीजों को, आप उन 1.5 करोड़ बच्चे में से एक हैं जो इस बार 10वीं की परीक्षा दिए हैं। आप में से किन्हीं को 90% प्लस मार्क्स आया है, आप में से किन्हीं को कम मार्क्स आया है। तो हम आपको यह समझाना चाहें, अगर आपके मार्क्स कम आए हैं तो हतोत्साहित ना हो, अपने आप को इन कैपेबिलिटीज वाली नजरों से ना देखें, बिल्कुल ना देखें कि हम में योग्यता नहीं है। मार्क्स और उम्र, मैं बच्चों को बराबर बोलता हूं, यह महज संख्या होती है। अगर गिनती सीखनी हो किसी को तो मार्क्स से सीखो और उम्र से सीखो, यह संख्या है। तो इसके लिए डेस्परेशन की कोई जरूरत नहीं है, कोई जगह नहीं है कि हम हतोत्साहित हो जाए हमारे बोर्ड्स में कम नंबर आए। हां, आप 11वीं और 12वीं में जब 12वीं पर पहुंच रहे हैं तो अभी मौजूदा एजुकेशन फॉर्मेट में 12वीं के नंबर इंपॉर्टेंट होते हैं, इसमें कोई डाउट नहीं है। और अगर आपने अच्छा नंबर लाया, 90% प्लस लाया, 95% प्लस लाया, 98% प्लस लाया, बहुत अच्छी बात है, आप अच्छे स्टूडेंट हैं। लेकिन इसके लिए भी मैं आपको समझाना चाहूंगा कि देखिए, ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए, क्योंकि कई बार ऐसा होता है, चीजें इस तरीके से होती हैं कि अच्छे नंबर लाने वाले बच्चे अपने आप को ओवर कॉन्फिडेंस का शिकार करवा लेते हैं, लापरवाही आ जाती है उनके अंदर। ठीक वैसे ही जैसे जब आपकी गाड़ी तेज चल रही हो तो आप कई बार लापरवाह हो जाते हैं और कुछ ना कुछ घटना जाने अनजाने में हो जाती है। तो आप अगर अच्छे नंबर लाए हैं तो कॉन्फिडेंस लाइए और आगे की ऊंचाइयां तय कीजिए कि अपने को कौन सी ऊंचाई तय करनी है। लेकिन ओवर कॉन्फिडेंट मत होइए। यह नहीं करना है कि नहीं, मेरे से अच्छा कोई नहीं है। आप बहुत अच्छे हैं, लेकिन आप जानिए सर्वश्रेष्ठ होने का कोई पैमाना नहीं है। इसलिए आप अपने ऊपर नियंत्रण रखें और अपना अगला लक्ष्य निर्धारित करें। और जिन लोगों ने कम नंबर लाया वो हतोत्साहित ना हो, क्योंकि 11वीं और 12वीं के में मेहनत करके आप अपने करियर को अच्छा एक शेप दे सकते हैं। अब आइए बात करते हैं करियर ऑप्शंस। अगर हम 10th के बाद चूज करने की बात करें, जाहिर सी बात है देश के ज्यादातर अच्छे बच्चे जो ज्यादा मार्क्स लाते हैं 10th बोर्ड में, वो या तो इंजीनियरिंग, आईआईटी, एनआईटी या मेडिकल, नीट, एम्स को ऑप्ट करना चाहते हैं, अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हैं। क्योंकि साइंस मेन स्ट्रीम में यही दो चीजें हैं जो आपको बहुत तेजी से ऊंचाई पर ले जा सकती है, इंजीनियरिंग एंड मेडिकल। तो अगर आप इंजीनियरिंग और मेडिकल की दुनिया में प्रवेश कर रहे हैं और आप उस नजरिए से केमिस्ट्री हमसे पढ़ना चाह रहे हैं, तो पहले स्वागत है बच्चों, आप सबों का एकदम स्वागत है। मैं आपको बहुत अच्छे से समझाना चाहूंगा, 1.5 करोड़ बच्चे हर साल 10th एग्जाम दे रहे हैं और सवाल होता है कि इस 1.5 करोड़ बच्चे में इंजीनियरिंग और मेडिकल के बाद और भी फील्ड हैं जो ऑप्ट करेंगे। लोग कॉमर्स ऑप्ट कर सकते हैं, आर्ट्स ले सकते हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लोग वो भी कर सकते हैं। कितने बच्चे इंजीनियरिंग और मेडिकल की तरफ आते हैं? तकरीबन 20 लाख बच्चे, अगर स्टेट इंजीनियरिंग को भी ले लिया जाए
तो मैक्सिमम 20 लाख, हालांकि अब की संख्या में थोड़ी कमी हुई है, लेकिन फिर भी बोलना चाहूंगा कि स्टेट इंजीनियरिंग को लेकर के तकरीबन 20 लाख बच्चे मैक्सिमम अधिक से अधिक इंजीनियरिंग की तैयारी के लिए उतरते हैं और 15 लाख बच्चे अधिक से अधिक उतरने वाले हैं मेडिकल की तैयारी के लिए। मतलब कुल मिला के ये 35 लाख बच्चे हुए। अब आप इंजीनियरिंग या मेडिकल जो करने जा रहे हैं, आप 35 लाख वाले बच्चे में से एक हैं। बाकी लोग आर्ट्स लेने जा रहे हैं या फिर कॉमर्स लेने जा रहे हैं या फिर देखेंगे कि वो किस तरीके से करेंगे। हमारे देश में स्थितियां कुछ ऐसी भी हैं बच्चों कि आपको जान के बहुत बुरा लगेगा, इनमें से बहुत सारे बच्चे 11th और 12th की पढ़ाई कर भी नहीं पाएंगे गरीबी की वजह से, स्कूल तक पहुंच भी नहीं पाएंगे, हायर एजुकेशन नहीं ले पाएंगे और यहीं से वो अपनी पढ़ाई ड्रॉप कर देंगे। और हां, ये हमारा दुर्भाग्य है कि उसमें लड़कियों की संख्या ज्यादा होगी। तो पहली बात जो इस वीडियो में देख रहे हैं, अभी मेरे से बात कर रहे हैं, जो हमको सुन रहे हैं, उन बच्चों को कहना चाहेंगे, बेटा फील कीजिए आप कितने ब्लेस्ड हैं। आपके पेरेंट्स की वजह से, उनकी अच्छाइयों की वजह से, उनकी कैपेबिलिटीज की वजह से, उनके सक्षम होने की वजह से आज आप इस वीडियो को देख पा रहे हैं, क्योंकि आपने डिसाइड किया है कि हमें 11वीं 12वीं इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करनी है। तो पहले आप बैठे बैठे एक बार आंख बंद कीजिए और अपने पेरेंट्स को इसके लिए धन्यवाद बोलिए, क्योंकि वो सक्षम है, तभी आज आपको यह मकाम मिल रहा है कि आप आगे की तरफ कदम बढ़ा पा रहे हैं। अब उसके बाद आइए, ये इंजीनियरिंग या मेडिकल की तैयारी करने में हम लोगों को कितना समय लगता है और ये +2 से किस तरीके से जुड़ी हुई है। तो एग्जैक्टली ये 11th 12th के सिलेबस से ही इंजीनियरिंग या मेडिकल के कॉम्पिटिशन्स जुड़े हुए हैं। इसी का आप कह सकते हैं कुछ स्टेप ऊपर की चीजें, कुछ स्टेप ऊपर की चीजें हैं ये। मतलब सिलेबस वही, उसमें डेप्थ थोड़ा बढ़ गया। जो सिंपल डेफिनेशन बेस्ड क्वेश्चन आते थे, परिभाषा पर आधारित क्वेश्चंस आते थे आपकी 10वीं कक्षा में, और किताब से सीधे सीधे क्वेश्चंस आ जाते हैं आपके 10वीं तक में। आपको पता होगा अच्छे से, क्योंकि 10th तक ज्यादातर स्कूलिंग में ये चीजें होती हैं कि हम लोगों की किताबों से सीधे सीधे एग्जामिनेशन में, बोर्ड में क्वेश्चंस आ जाते हैं। लेकिन कंपटीशन में ऐसा जल्दी नहीं होता है कि जो क्वेश्चन लिखा हुआ है वही आ जाए। तो 11वीं और 12वीं ये सिलेबस है, 11th एंड 12th जो एनसीईआरटी है, इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड का सिलेबस है। लेकिन इसमें डेप्थ में आपको उतरना पड़ेगा। एनसीईआरटी बेहद जरूरी है, क्योंकि वो ये बताएगा क्या पढ़ना है और क्या नहीं पढ़ना है। जैसे डॉक्टर का प्रिस्क्रिप्शन होता है, वो ये बताता है क्या लेना है क्या नहीं लेना है। लेकिन प्रैक्टिकल लाइफ में प्रिस्क्रिप्शन से सिर्फ जिंदगी नहीं जी जा सकती है, उसमें गहराइयों में उतरते हैं। आपको समझना होता है हम विटामिन ए के लिए क्या लें, बी के लिए क्या लें, कौन सा विटामिन नहीं मिलेगा, जिंक खाने में नहीं मिलेगा, जिंक का एक्स्ट्रा सप्लीमेंट लेना पड़ेगा। ये सारी चीजें आपको समझनी पड़ती है। वही चीज है कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड 11वीं 12वीं एनसीईआरटी के सिलेबस पर बेस्ड है, लेकिन उसके डेप्थ काफी ज्यादा है। अगर आप ये 2 साल की पढ़ाई के साथ, जो तकरीबन 2 साल आप कह लीजिए, अगर किसी अच्छे आईआईटी कॉलेज में चले गए, किसी अच्छे एनआईटी में चले गए, किसी अच्छे एमबीबीएस कॉलेज में चले गए, एमबीबीएस करने के लिए चले गए, मेडिकल कॉलेज में चले गए, डेंटल में चले गए, आयुर्वेदा में अच्छे में चले गए, सारे कोर्सेज में करियर है। कभी भी कम मत आंकिए कि एमबीबीएस बहुत अच्छा होता है, आयुर्वेद अच्छा नहीं होता है। ऐसा कभी मत आंकिएगा। आप जानते हैं आज देश में सबसे बड़े आयुर्वेद के ही इंसान है जो नामी गिरामी है, कहने की कोई जरूरत नहीं है, आप सबको पता है। तो एमबीबीएस से भी वो एमबीबीएस करने वाले किसी डॉक्टर से वो ज्यादा पॉपुलर है, जिसको देश का एक आदमी जानता हो। तो किसी भी कोर्स को, पहली बात बेटा, छोटा नहीं मानते, किसी भी कोर्स को छोटा नहीं मानते। सारे कोर्स के अपने हिसाब किताब हैं, अपनी पढ़ाई है, अपने ऑप्शंस हैं, काम करने के अपने तरीके हैं। आप चाहें तो एक्सप्लोर करें, आप चाहें तो नहीं पढ़ाई करें, तो फिर आप उस क्षेत्र को बदनाम कर ले। तो किसी भी कोर्स को हम छोटा नहीं मानते। अब ये इंजीनियरिंग की 4 साल की पढ़ाई के बाद क्या होने वाला है, मेडिकल की 4 साल की पढ़ाई के बाद क्या होने वाला है, क्योंकि करियर ऑप्शंस पे बात कर रहे हैं, और अगर नहीं हो पाया तो क्या होगा। ये जो 4 साल की आप इंजीनियरिंग की पढ़ाई करें किसी अच्छे कॉलेज से, उसके बाद आप तुरंत 3rd ईयर से ही
आपके जॉब लगने स्टार्ट हो सकते हैं। अगर आप अच्छे स्टूडेंट हैं तो सेकेंड ईयर से लग सकता है। और चौंकिए नहीं, कई बार बहुत सारे मेरिटोरियस स्टूडेंट आईआईटीज एनआईटीज में ऐसे भी होते हैं जो फर्स्ट ईयर में, जिनको बहुत सारी कंपनियां ऑफर करती हैं, आप मेरे लिए गेम डिजाइन कीजिए, आप मेरे लिए ये डिजाइन कीजिए, आपको इतने का पैकेज, आपको इतने का ऑफर है, आपको इतने का ऑफर। मतलब सोचिए जरा, लाइफ को बनाने का तरीका, सबसे आसान बेहतर बनाने का तरीका, सबसे आसान तरीके से लाइफ को एक अमेजिंग लेवल, एक सुपर लेवल देने का तरीका हो सकता है इंजीनियरिंग या मेडिकल। एकदम हो सकता है। 4 सालों के बाद, अगर आप फर्स्ट ईयर में, सेकेंड ईयर, थर्ड ईयर की नहीं भी बात करें तो 4 सालों के बाद आप अच्छे डॉक्टर हो सकते हैं, किसी अच्छे हॉस्पिटल में हो सकते हैं, आप पैसा कमा सकते हैं, आप शोहरत कमा सकते हैं, आप इंजीनियर अच्छे बन सकते हैं, आप अच्छी कंपनी में जा सकते हैं, आप गूगल जैसे, माइक्रोसॉफ्ट जैसे जगहों पर आप पहुंच सकते हैं, आप देश का नाम रोशन कर सकते हैं, परिवार, पिताजी, आप अपना मान सम्मान सब बढ़ा सकते हैं। सिर्फ पैसों की बात नहीं, सिर्फ करियर की बात नहीं है, इसमें देश को बनाने का जज्बा छुपा है। और यह सबसे छोटा तरीका है। अगर आप इस इंजीनियरिंग या मेडिकल को छोड़ के अगर आप कोई और करियर के बारे में, ज्यादातर करियर के बारे में बात करें, लॉ करें, तो आपको ग्रेजुएशन के बाद आपको फिर आगे देखना पड़ेगा, टाइम लेगा। यूपीएससी, बीपीएससी, सर्विस कमीशन की तरफ हम जाएं, पब्लिक सेक्टर की तरफ जाएं, सारे में या तो ग्रेजुएशन या मास्टर डिग्री नीडेड। और सबसे बड़ी बात है, सारे कोर्सेज में सामान्य तौर पर 5 साल, 6 साल, और कुछ जनरल कॉम्पिटिशन्स हैं, एसएससी, बैंकिंग, रेलवे, जिसमें बच्चे बहुत ज्यादा हैं, वहां पर 8 साल, 9 साल, 10-10 साल तक भी बच्चों को लगता है। मतलब इतनी जल्दी करियर संवारने वाला और ऊंचाई मकाम देने वाला, शोहरत देने वाला, फेम देने वाला कोई और फील्ड नहीं है। और देश को इंजीनियर की जरूरत है। अगर आप देखें, हमारे देश में इंजीनियर हर साल अच्छे खासे तैयार होते हैं, लेकिन हां, क्वालिटी इंजीनियर्स भी ज्यादा नहीं बन पाते, इसमें भी कोई दो राय नहीं है। इसीलिए इंजीनियरिंग से धीरे धीरे लोगों का इंटरेस्ट भी कम हुआ, लेकिन वो अलग पार्ट, मैं उसकी तो बात कर ही नहीं रहा हूं। मैं कह रहा हूं जो करें अच्छे से करें, अदरवाइज ना करें। अगर आपने ये 4 साल इंजीनियरिंग मेडिकल के कोर्सेज ना की और 12th किए, अगर आप इसमें मिस कर गए तो क्या होगा? तो ये होगा, ये 2 साल के कोर्स के बाद, 11-12 के बाद, अगर आपसे इंजीनियरिंग क्रैक नहीं हुआ, मेडिकल क्रैक नहीं हुआ, तो कहां जाएंगे आप? तो आप उसके बाद या तो ग्रेजुएशन की राह पर जाकर के यूपीएससी वगैरह की तैयारी करेंगे, स्टेट सर्विस कमीशन की तैयारी करेंगे, या फिर आप लॉ लेंगे, लॉ करना स्टार्ट करेंगे, उधर जाएंगे, या मैनेजमेंट करना स्टार्ट करेंगे, एनिमेशन की तरफ जाएंगे, बिजनेस मैनेजमेंट की तरफ जाएंगे। कोर्सेज हैं बहुत सारे, एसएससी, रेलवे, बैंकिंग वगैरह की तैयारी करेंगे। अब सवाल है, अगर एक एग्जांपल मैं आपको दूं तो शायद आपको समझ में आए कि इंजीनियरिंग और मेडिकल कितने कम समय में आप किस ऊंचाई पर पहुंचते हैं और बाकी चीजों में आपको समय क्या लगता है। आप इसको ऐसे समझिए, हर साल ये 35 लाख बच्चे, मैंने बोला कि इंजीनियरिंग और मेडिकल में बच्चे इन्वॉल्व हो रहे हैं, 35 लाख। बाकी जो बच्चे बच गए वो या तो पढ़ाई नहीं कर रहे हैं, या दूसरे सेक्टर को ऑप्ट कर रहे हैं, दूसरे सब्जेक्ट को ऑप्ट कर रहे हैं। अगर हम बात करें जिसको जनरल कंपटीशन बोलते हैं, अगर आप उधर की तरफ उतर जाते हैं, हर साल तकरीबन बच्चे जनरल कंपटीशन की में जो लगे हुए हैं वो कितनी है संख्या में? आप इस बात को जोड़िए, आप जोड़िए कितनी है संख्या में, क्योंकि इंजीनियरिंग और मेडिकल में मैंने क्या कहा, 35 लाख, इंजीनियरिंग में लगभग 20, मेडिकल लगभग 15 मैक्सिमम। अब मैं जनरल कंपटीशन की बात कर रहा हूं, क्योंकि इंडिया में सरकारी नौकरी का क्रेज है और एक साथ लोग एक कंपटीशन की तैयारी नहीं करते हैं, 4-5 कंपटीशन की तैयारी करते हैं। वो जनरल में हम लोग उसको काउंट कर रहे हैं, ये भी ट्राई करो, ये भी, जिसमें हो जाए उसमें चलो निकल लेंगे। लेकिन इंजीनियरिंग के साथ ऐसा नहीं होता है ज्यादातर। तो कितने कॉम्पिटिटेंट है वहां दोस्तों? कॉम्पिटिटेंट की संख्या 5 करोड़ के आसपास है। जी हां, सही सुने आप, 5 करोड़ बच्चे हैं वहां पर जमा। और यहां पर जरा सोचिए, आप अनुमान आप ऐसे लगा सकते हैं कि तकरीबन 20 लाख है बच्चे इंजीनियरिंग में, लेकिन आईटी तक पहुंचने वाले बच्चे उतने नहीं हैं।
एनआईटी तक पहुंचने वाले बच्चे उतने नहीं है, मतलब इस कंपटीशन को देने वाले बच्चों की संख्या महज 10 लाख के आसपास ही है मात्र। बाकी इंजीनियरिंग में बहुत सारी इंजीनियरिंग है, उसको लोग करते हैं, जैसे डिप्लोमा कोर्सेज भी, आईटीआई वगैरह भी, उसको भी इंजीनियरिंग हम लोग बोलते हैं, वो भी लोग करते हैं। तो 10 लाख बच्चे अगर आईआईटी और जेईई मेन की तैयारी कर रहे हैं, सिर्फ 10, उसमें से 10 की बात करें, स्टेट को भी हटा दें, तो आईआईटी और एनआईटी सीट कितनी दे रही है? तकरीबन 30 से 35 हजार। आईआईटीज, एनआईटीज और इससे जुड़े हुए गवर्नमेंट कॉलेजेस कितने सीट दे रहे हैं? 30 से 35 हजार। जरा देखिए, मैं लिख रहा हूं कि आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट्स जो है वो है 10 लाख एस्पायरेंट्स फॉर इंजीनियरिंग, और इससे आपको कितने, मैंने बोला तकरीबन 35,000 आईआईटी प्लस एनआईटी प्लस गवर्नमेंट कॉलेजेस, ये है। अब मैं यहीं पे आपको पैरेलल में यह बताना चाह रहा हूं कि अगर आप जनरल कंपटीशन में आते हैं तो फिर आप कितने लोगों के बीच में आते हैं। तो मैंने बोला कि अगर आप इसको मिस कर गए 11th और 12th के साथ, तो आपको आना पड़ेगा जनरल कंपटीशन में। अगर आप आ गए, क्योंकि इसका काफी क्रेज है, तो आप 5 करोड़ बच्चों के बीच में आए, और आपको भी पता है कि 5 करोड़ बच्चों में इंडिया में हर साल कितने बच्चे निकल पाते हैं और कितने फ्रीज है, क्योंकि जो 5 करोड़ है इसका मतलब एक दिन का तो बच्चा ये है नहीं, ये फ्रीज होते चला गया, फ्रीज होते चला गया, फ्रीज होते चले गए। आलम यह है कि मैं एक बात बताऊं कि रेलवे का एक एग्जामिनेशन है सिकंदराबाद जोन का, जो 2 साल पहले 18 में, प्रोबेबली 18 या 17 है, उसमें 18,000 सीट के लिए, वैकेंसी के लिए 18,000 वैकेंसीज थी। इसके लिए रेलवे ने कंपटीशन अनाउंसमेंट किया। कितने लोगों ने एग्जाम दिया? 98 लाख, ऑलमोस्ट 1 करोड़। गिनीज बुक का नाम आपने सुना होगा, भारत का नाम दर्ज हुआ इस चीज के लिए। 1 करोड़ बच्चे 18,000 सीट के लिए, 1 करोड़ बच्चे 18,000 सीट के लिए। जरा सोचिए, आप कम से कम 35,000 बच्चे 10 लाख में मौजूद हैं। सोचिए, अगर आप यहां से स्लिप कर गए तो आप किस कंपटीशन में पहुंच जाइएगा? अगर आप यहां से स्लिप कर गए तो किस कंपटीशन में पहुंच जाइएगा? मेडिकल की भी बात मैं कर लूं, अगर 15 लाख हैं एस्पायरेंट्स फॉर मेडिकल, तो इसमें जो अपने पास है इंडिया में, मेडिकल में थोड़े कम है, मैक्सिमम सारी चीजों को जोड़ लिया जाए तो 20,000, जिसमें डेंटल वगैरह भी आ जाते हैं। अगर मैं डेंटल वगैरह को भी जोड़ लूं तो 20,000 बच्चे तकरीबन सेलेक्ट होंगे। उनको कोई ना कोई, या तो एमबीबीएस का, या डेंटल का, या आयुर्वेद का, कुछ ना कुछ मिलेगा। इनफैक्ट अगर और प्राइवेट को भी जोड़ा जाए तो और थोड़ी संख्या बड़ी हो सकती है, लेकिन ये है। तो जरा सोचिए इन दोनों के आंकड़ों को। 10 लाख एस्पायरेंट्स अगर हैं आईआईटी, एनआईटी और उसके लिए, अभी मैंने 20 को 10 इसलिए बोला क्योंकि बहुत सारे, मैंने क्या बोला, आईआईटी वालों को मैं माइनस करके बोल रहा हूं, और फिर जो स्टेट वाला है वो भी मैं माइनस कर रहा हूं। तो 10 लाख बच्चों में तकरीबन 35,000 बच्चे निकलेंगे, 15 लाख बच्चे में 20,000 निकलेंगे, और जो यहां से बच गए वो सारे इसमें जाएंगे। इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स क्या है? इसका सोर्स ये और ये है। जो यहां से सेलेक्ट नहीं हो पाए वो इसमें आ गए, जो यहां सेलेक्ट नहीं हो पाए वो इसमें आ गए। 5 करोड़ बच्चे इस देश में फ्रीज्ड हैं, उनकी उम्र ग्रेजुएशन वाली उम्र है। वो 20 साल से 30 साल के युवा हैं जो हर साल 5 करोड़, 6 करोड़, 7 करोड़ पर पहुंच रहे हैं। हमने एक एग्जाम्पल दिया कि 1 करोड़ बच्चे में 18,000 वैकेंसी निकलती है। सोचिए कितना कंपटीशन इसके रिस्पेक्ट में टफ है। तो क्या आप चाहेंगे, क्या आप अफोर्ड कर सकते हैं कि हम इसको मिस करके इस भीड़ में आए? दोस्तों, मोटिवेशन लाइए। हम सब्जेक्ट तो पढ़ेंगे ही, लेकिन सब्जेक्ट पढ़ने से पहले इस बात को समझिए कि करियर ऑप्शंस क्या क्या है हमारे पास। अगर हम इसको मिस कर गए
तो क्या होगा। जैसे कई बार आप घर में प्लान करते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, प्लान बी जिसको बोलते हैं। तो आप इतना डरिए इस बी प्लान से कि ए प्लान आपके खून में दौड़ना शुरू हो जाए। मेरे पास ए ही प्लान सिर्फ एक सिंगल प्लान है। आइए मैं पिछले साल की बात करूं, 2019 रेलवे ने एक बार फिर से एक वैकेंसी निकाली। गिनीज वर्ल्ड बुक में अपना नाम दर्ज करने के बाद एक फिर से वैकेंसी निकली। वैकेंसी क्या निकली, इस बार 62,000 सीट के लिए। भाई सीट बहुत ज्यादा है, 18,000 यहां 62,000, 3 गुना से ज्यादा सीट है, 3.5 गुना के आसपास सीट है। कैंडिडेट्स कितने आए, 3.25 करोड़ प्लस। अब सोचिए जरा, अब सोचिए, और वो भी इस साल अगर 5 करोड़ बच्चे हैं तो अगले साल फिर बढ़ जाएंगे ये, क्योंकि जिस रिस्पेक्ट में जॉब है, सिलेक्शन है, उस रिस्पेक्ट से बहुत ज्यादा रेट पॉपुलेशन का है, नए लोगों का है। इसीलिए 20 से 30 साल के युवा आपको देश में बहुत ज्यादा मिलेंगे, जो बेरोजगार भी हैं, जिनके हाथों काम नहीं है, और वो उनमें से बहुत सारे लोग अब अपना खुद का कुछ ना कुछ स्टैब्लिश कर रहे हैं, लेकिन बहुत सारे लोग क्राइम के रास्ते पर भी जा रहे हैं, गलत रास्ते पर भी जा रहे हैं। क्योंकि बेटा भोजन सबको चाहिए, जिंदगी सबको जीना है। वो बच्चे जो कुछ नहीं कर पाए, वो यहां से स्लिप करके यहां आए और यहां इतनी भीड़ में नहीं कर पा रहे हैं, वो भी देख रहे हैं उन लोगों को जो सक्सेस है, कार में बैठ रहे हैं, एरोप्लेन से जा रहे हैं, आ रहे हैं, अच्छे कपड़े पहन रहे हैं, अच्छे मोबाइल फोन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो इच्छाएं तो उनको भी है कि हम भी करें। अगर वो नहीं कर पा रहे हैं तो इसी चीज की वजह से वो क्राइम का रास्ता इख्तियार कर रहे हैं। तो उन चीजों से डरिए। आप क्यों ना अपना सर्वस्व सब कुछ लगा दें इन चीजों पर। आप नहीं समझ सकते हैं कि अगर आप स्लिप करके इसमें आए, ये खराब चीज नहीं है, बहुत अच्छी चीज है ये भी। जैसे देश की व्यवस्था को ये बना के रखते हैं, देश के मैकेनिज्म को तैयार करके रखते हैं, तो इनका भी योगदान कम नहीं है, उनसे बिल्कुल कम नहीं है। मैं सिर्फ बातें कर रहा हूं कंपटीशन के टफ होने की। उम्र गुजर जाती है इनकी एक अच्छी, एक ठीक ठाक साधारण नौकरी लेने में। आप अपनी सोसाइटी में देख सकते हैं, 30 साल का कोई बच्चा, उसको स्टूडेंट हम लोग बोल रहे हैं, लेकिन समझ रहे हैं कि ये 30 साल क्या है, ये तो प्रौढ़ावस्था आ जाएगी ऐसे में। अगर इस तरीके से बोला जाए, लोग एक नौकरी के लिए 30 साल, और वो भी मामूली, कोई बहुत बड़ी भी नहीं, कोई बहुत बड़ा रुतबेदार भी नहीं है, ऐसा हम लोग इस तरीके से लाइफ ले जा रहे हैं। मतलब आपको बेटा सजग होना है, आपको इन चीजों में सेलेक्ट होने के लिए, क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ तो 5 सालों बाद आपके साथ डिप्रेशन आना शुरू हो जाएगा। 5 साल 6 साल बाद आपको डिप्रेशन आएगा, एकदम डिप्रेशन आएगा। आप मान लीजिए 11th-12th में लापरवाही दिखाए, जरूरी नहीं इंजीनियरिंग मेडिकल करें, जो कुछ भी करें पैशन से करें, पूरी ताकत लगा के करें, लेकिन अगर आप लापरवाही दिखाए, मिस कर गए, तो होगा परिणाम यह कि 5 सालों के बाद, 6 सालों के बाद आप एक घने अंधेरे में, भंवर में फंस जाएंगे, उलझ जाएंगे। डिप्रेशन जिसको बोलते हैं, फ्रस्ट्रेशन आएगा, लाइफ को आप दूसरे नजरिए से देखने लगेंगे, खुद पर से कॉन्फिडेंस जाने लगेगा, और ऐसे में ही आप गलत रास्तों पर कभी कभी चले जाते हैं। आप फिर सोचेंगे क्या किया जाए। फेसबुक होता है, बहुत सारी चीजें हाथ में होती हैं। जब डिप्रेशन होता है तो हम लोग कुछ अच्छी किताबें, मोटिवेशनल स्पीच, वो सब सुनने की, देखने की कोशिश करते हैं। तो आप अगर वैसा हो गया, वैसी स्थिति आ गई, तो आप बड़े बड़े मोटिवेशनल स्पीकर को सब्सक्राइब करते हैं चैनल पे। आप देखते हैं उनके व्यूज को, जरा देखिए, M, 5M, 2M, 4M, इतने व्यूज होते हैं, और हम टीचर को कोई सुनता नहीं है, ऐसा महसूस करते हैं हम लोग। आप उनको सुनेंगे, क्या सुनेंगे, खूब सुनते हैं। लोग टिकटें खरीदते हैं, 5,000 की टिकट बिकती है, 2,000, 3,000, 4,000, 100 रुपए से 10,000, लाख रुपए की टिकट बिकती है। उसमें भी स्टैंडर्ड है, शो ऑर्गेनाइज होता है, ऑर्गेनाइजर उसका एडवर्टीजमेंट करते हैं, टिकटें बिक रही है, लोग आ रहे हैं, अब बैठेंगे, और भाई साहब आए, हमारे मोटिवेशनल स्पीकर आए और वो बोलना शुरू किया। ठीक है, आप उस दौर में पहुंच गए, फ्रस्ट्रेशन में पहुंच गए, अब आप उनको सुनने पहुंच गए। और सबसे इजी चीज है, हम लोग आजकल YouTube पे देखते हैं उनको, चलिए पहुंच गए, उनको देखना शुरू किए।
सवाल है वो क्या बोलेंगे, मेरे को ये बताइए वो क्या बोलेंगे, वो क्या ऐसा बोलेंगे जो आपके टीचर ने नहीं बोला आपको उन 2 सालों में 11th और 12th की पढ़ाई के दौरान। सोच के बताइए वो कौन सी ऐसी बात बोलेंगे जो आपको स्टैंडर्ड 1 से लेकर स्टैंडर्ड 10 तक आपके टीचर ने क्लास में नहीं बोला हो आपसे। वो कौन सी ऐसी बात बोलेंगे जो आपके पिताजी ने हजारों बार आपसे ना बोली हो, आपकी मां ने ना बोली हो। वो कौन सी ऐसी बात बोलेंगे, वो कौन सी ऐसी बात बोलेंगे जो मैं नहीं बोल रहा हूं। क्या वो ये नहीं कहेंगे, सुनिए, थकिए मत, हारिए मत, उठिए, चलिए, दौड़िए, लगातार दौड़िए। 4 एग्जाम्पल देंगे, सचिन तेंदुलकर, लता मंगेशकर, बहुत सारे एग्जाम्पल, अटल बिहारी वाजपेयी, अब्दुल कलाम, 100 एग्जाम्पल ला करके दे, रतन टाटा, सब एग्जाम्पल दे देंगे, उनकी कहानी सुनाएंगे। आपकी भौएं तन जाएगी, आपकी भुजाएं फड़कने लगेगी, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट हो जाएगा, एक जोश आ जाएगा अंदर में। सब मानते हैं, सब एक्सेप्ट करते हैं कि ऐसा होगा, जरूर होगा, क्योंकि हम भी कभी मोटिवेशनल स्पीच देखते हैं तो ऐसा होता है। लेकिन सवाल है उनके बोलने में और अपने बोलने में, हमारे बोलने में, आपके पेरेंट्स के बोलने में 3 फर्क है। माइंड इट, 3 फर्क। पहला फर्क, वो बिजनेस के हिसाब से बोल रहे हैं, प्रोफेशन के हिसाब से बोल रहे हैं, पैसा कमाने के लिए बोल रहे हैं, या कहिए बोलने का पैसा ले रहे हैं टिकट कटवा के आपसे, और हम फ्री बोल रहे हैं, माता पिता फ्री बोल रहे हैं। हम आपसे पैसा लेते हैं, लेंगे तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की तैयारी के लिए लेते हैं, इनऑर्गेनिक के कोर्स के लिए लेते हैं, आपको समझाने का पैसा नहीं लेते हैं, आपको मोटिवेट करने का पैसा नहीं लेते, आपको दुनिया दिखाने का पैसा नहीं लेते। तो पहला फर्क, वो पैसा लेके बोलते हैं जिस तरीके से ले। आप इंटरनेट में लगेगा कि सर फ्री में नहीं होता है, आप डाटा यूज कर रहे हैं, आपको समझ में नहीं आ रहा, फ्री में नहीं होता। तो पहला फर्क, वो पैसा लेके और हम फ्री में कर रहे हैं। दूसरा फर्क, वो दिमाग से बोल रहे हैं, हम दिल से बोल रहे हैं। वो एकदम दिमाग लगा के बोल रहे हैं, हम एकदम, हम और आपके माँ बाप, माता पिता, पेरेंट्स, ये सब दिल से बोल रहे हैं, जो आपके शुभ चिंतक हैं, ये दिल से बोल रहे हैं। कैसे भाई? उनकी एक स्पीच अगले दिन की स्पीच से मैच नहीं करती है। एक बार वो जो स्पीच दिए, अगले दिन दूसरे शहर में जब जाके स्पीच देंगे तो स्पीच डिफर कर जाएगी, स्पीच सेम नहीं होगी, एकदम स्पीच मैच नहीं करेगी। और हमारी स्पीच हर बैच में वही होगी, क्योंकि हम लाइफ के बारे में बात करते हैं, हम दिल से बोल रहे हैं। पापा अपने सारे बच्चों को वही बोल रहे होंगे और सारे बच्चों के पेरेंट्स वही बोल रहे होंगे आगे। तो पहला फर्क, वो पैसा लेके बोल रहे हैं, हम फ्री बोल रहे हैं। दूसरा फर्क, हम दिल से बोल रहे हैं, वो दिमाग से बोल रहे हैं। और तीसरा सबसे बड़ा फर्क, हम जब बोल रहे हैं तो उस समय बदलाव के चांसेस हैं, बदलाव के आसार हैं, आप सब कुछ बदल सकते हैं। वो जब बोल रहे हैं वो फेज होगा जिस फेज में आप कुछ नहीं बदल सकते हैं। आज से 5 साल 6 साल के बाद आप दोबारा लाइफ को रिवाइंड नहीं कर सकते हैं दोस्त। तीनों फर्क को समझिए। इसीलिए टीचर को अपना दोस्त बनाइए, अर्जुन बन जाइएगा। टीचर को दोस्त बनाइए, क्योंकि कृष्ण दोस्त भी थे और गुरु भी थे, दोनों के दोनों थे अर्जुन के। तो टीचर को अपना दोस्त बनाइए, उनकी बातों को मानिए, उनके बातों को समझिए। अदरवाइज आप 5 साल बाद उस फ्रस्ट्रेशन के दौर में जाएंगे, वो सब समझा देंगे, भुजाएं फड़केंगी, नसों में खून, लहू बहुत तेजी से दौड़ेगा, लेकिन अगले दिन जब सो के उठेंगे फिर बोलेंगे कि कल बहुत ज्यादा चढ़ गया दिमाग में। फिर धीरे धीरे एक दिन बाद फिर सब भूल जाएंगे आप, क्योंकि बदलाव के आसार नहीं है उस समय में, और जिंदगी फिर डिरेल होगी। आप बहुत मुश्किल में घिरेंगे, समझौता करने लगेंगे लाइफ से। शादी विवाह का समय हो जाता है हम लोगों के देश में, क्योंकि हम लोगों के देश में शादी विवाह एक प्रोसेस है जिससे हर किसी को जबरदस्ती लगभग गुजार ही दिया जाता है, वो करना चाहे या ना करना चाहे। ऑटोमेटिकली 35 साल की उम्र तक जाते जाते, 32, 34, 35 साल की उम्र तक जाते जाते आपके बच्चे बड़े हो जाएंगे। 40 साल की उम्र में आपके बच्चे 10 साल 12 साल के हो जाएंगे, और आप तब अपने बच्चों को बिठा के पता नहीं शायद कहानियां सुनाएंगे। कैसी कहानी? अपनी विफलताओं की कहानी को जरा गूढ़ उसमें गढ़ेंगे, उसमें बहुत सारी चीजें मिलाएंगे,
कि सुनो ना, ये जो देख रहे हो, ये इनकी कंपनी में जो हम काम कर रहे हैं ना, हम और ये साथ साथ पढ़ते थे, एक ही साथ पढ़ते थे, लेकिन किस्मत उनकी कि वो बन गए और हम ये बन गए। जी नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। मौका दोनों को मिला था, उन्होंने उस मौका का इस्तेमाल किया, उन्होंने अपनी पढ़ाई को समझा, उनको क्या करना है लक्ष्य को समझा, लक्ष्य से प्यार किया, और आप थोड़े लापरवाह हुए, इसलिए ये दिन आया है। तो मौका आपको मिल रहा है, आपके पेरेंट्स मौका दे रहे हैं आपको, आप रियली बहुत लकी हैं। क्योंकि हमने क्या बोला, साइंस पढ़ने वाले बच्चे रिलेटिवली समाज में थोड़ा ज्यादा बेहतर माने जाते हैं, लेकिन मेरा इसमें कोई मानना नहीं है, इसको आप कह सकते हैं कि स्टेटमेंट गलत है, लेकिन रिलेटिवली समाज में लोग ऐसा मानते हैं कि साइंस पढ़ने वाले बच्चे रिलेटिवली अच्छे, तो उनकी संख्या मात्र 1.5 करोड़ में यही है, 35 लाख है। तो आप समझिए कि आप कितने ब्लेस्ड हैं। तो आपको अब अपने आप को जीवन को समर्पित कर देना है, अपने इस 11th 12th की पढ़ाई पर पूरे तरीके से अपने आप को समर्पित कर देना है, और समझ लेना है कि अगर हमने ये कर लिया, अच्छे से कर लिया, इंजीनियरिंग या मेडिकल अच्छे रैंक से कर लिया, तो मैं जीवन को अपने हिसाब से मोड़ लूंगा, मैं अपने पैशन से लाइफ को चलाऊंगा, ना कि किसी के हिसाब से, लाइफ के हिसाब से नहीं मुड़ना है मेरे को। अब्दुल कलाम की एक बड़ी अच्छी लाइन है, डू नॉट गो द वे द लाइफ टेक्स यू। उस रास्ते पर मत जाइए जिस रास्ते पर जिंदगी आपको ले जाती है। टेक द लाइफ ऑन द वे यू वांट टू गो। जिंदगी को घसीट के उस रास्ते पर लाइए जिस पर आप जाना चाहते हैं। एंड ऑलवेज रिमेंबर, हमेशा इस बात को जानिए, समझिए, याद रखिए, यू आर बॉर्न टू लिव, यू आर बॉर्न टू फाइट, यू आर बॉर्न टू मेक सम रिवॉल्यूशंस, यू आर बॉर्न टू डू समथिंग। आप पैदा हुए हैं कुछ करने के लिए, कुछ नया बनाने के लिए, क्रिएट करने के लिए, सोसाइटी को लीड करने के लिए। यू आर नॉट लिविंग बिकॉज ऑलरेडी यू गेट बॉर्न। इसलिए नहीं आप जी रहे हैं क्योंकि आप पैदा कर दिए गए हैं। इस फर्क को समझिए, ये कितनी बड़ी बात है, कितनी मोटिवेशनल बात है। सब कुछ इंसान की मुट्ठी में होती है, ये तकदीर उसकी मुट्ठी में होती है। वो क्या कर रहा है, क्या बन रहा है, नहीं बन रहा है, सब उसकी मुट्ठी में है। आपकी मेहनत आपके अगले आने वाले जनरेशन को भी डिसाइड करता है कि वो क्या करेगा। क्योंकि आप समझिए, आप इतने सक्षम आज क्यों हैं कि आप यहां पढ़ रहे हैं। सक्षम इसलिए है क्योंकि आपके पेरेंट्स ने अपने समय में अपनी चीजों को पहचाना। लेकिन वैसे बच्चे जो आज मजबूर है पढ़ाई छोड़ने को, 10वीं के बाद आपके स्कूल के बहुत सारे ऐसे बच्चे होंगे, उनके साथ क्या समस्या है, उनके पेरेंट्स सक्षम नहीं है। और सक्षम नहीं होने का मतलब समझ सकते हैं, मैंने बोला आप भी सक्षम नहीं होंगे। कब? यदि आप इस मौका को चूकेंगे, किसी भी मौका को चूकेंगे। तो आपको सिंसियर होना है इन चीजों के लिए, आपको पूरे तरीके से समर्पित होना है अपने आने वाले 11th 12th इंजीनियरिंग मेडिकल के कोर्स के लिए। तो करियर ऑप्शंस में यही बात मैं कर रहा था कि इंजीनियरिंग और मेडिकल के अलावे आप दूसरी चीजें भी चूज कर सकते हैं। लेकिन यह जो तरीका है, यह सबसे ऐसा छोटा तरीका है जिसमें सफलता भी मिलती है, जिन तरीकों से मान सम्मान, शोहरत, पैसा सब कुछ मिल सकता है। तो इंजीनियरिंग और मेडिकल की दुनिया में स्वागत है आप सभी का बच्चों। आप इसकी तैयारी के लिए केमिस्ट्री में हम सबों पर विश्वास कर रहे हैं, इसके लिए भी हम तहे दिल से शुक्रिया अदा कर रहे हैं आपका। अब हम आते हैं आज के इस सेशन के अगले स्टेज 2 सेक्शन 2 पर, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बारे में बातें शुरू करते हैं। इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पर अब हम लोग यहां से मूव करते हैं और देखते हैं इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री किस तरीके से उसको क्लासिफाई किया जाए। तो आइए मैं पहले लिखता हूं अब केमिस्ट्री। व्हाट इज केमिस्ट्री? इट इज ऑल अबाउट द केमिकल्स। ये पूरे तरीके से केमिकल्स के बारे में है। एंड केमिकल चेंजेज। केमिस्ट्री इज ऑल अबाउट, ये पूरे तरीके से केमिकल्स और केमिकल चेंज के बारे में बात करना ही केमिस्ट्री है अपने आप में। अब इस केमिस्ट्री में हम लोग इसको 3 सेक्शन में बांट रहे हैं। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री एंड फिजिकल केमिस्ट्री।
डेप्थ में पढ़ने के लिए कंपटीशन के नजरिए से इसको बांटना जरूरी है। 9th-10th में हम लोग इसको बांट के नहीं चलते हैं। अगर अब बात की जाए ऑर्गेनिक, इनऑर्गेनिक एंड फिजिकल में कि कौन सा एरिया ऑर्गेनिक, कौन सा एरिया इनऑर्गेनिक, कौन सा एरिया फिजिकल, तो पहले हमने अभी बोला आपसे, मैं उस चीज को फिर से रिपीट कर रहा हूं, ये दोनों केमिस्ट्री ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक की अगर मैं बात करूं, deals the qualitative approach of chemicals and chemical changes. ये दोनों ऑर्गेनिक केमिस्ट्री या इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिर इन दोनों में भी समझेंगे हम लोग आगे कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों अलग अलग क्या, लेकिन ये दोनों केमिस्ट्री डील करती है केमिकल और केमिकल चेंजेस के क्वालिटेटिव अप्रोच को। क्वालिटेटिव अप्रोच को समझाना जरूरी है, नाम से क्लियर है, क्वालिटी वर्ड से बना हुआ है, क्वालिटेटिव अप्रोच को। और वहीं पर फिजिकल केमिस्ट्री उसी केमिकल और उसी केमिकल चेंज के क्वांटिटेटिव अप्रोच को डील करती है। डील्स द क्वांटिटेटिव अप्रोच ऑफ केमिकल्स एंड केमिकल चेंजेज। फिजिकल केमिस्ट्री डील करती है क्वांटिटेटिव अप्रोच। क्या अंतर है जरा समझिए। अगर आप कोई भी केमिकल या केमिकल चेंज को पहले एक अज्यूम कर लीजिए, कंसीडर कर लीजिए, मान लीजिए लोहे में जंग लगना, रस्टिंग ऑफ आयरन। अगर इस एग्जाम्पल को लें तो अब इसमें दो बातें हैं। एक ये समझना व्हाट इज रस्ट, जंग क्या है, व्हाट इज द कलर ऑफ रस्ट और व्हाट इज द प्रोसेस ऑफ रस्टिंग। जंग लगने की प्रक्रिया क्या है, उसमें क्या क्या होता है, क्या कोई रिएक्शन है, क्या जंग एक यौगिक है, कंपाउंड है, रस्ट एक कंपाउंड है। तो ये क्वालिटी से संबंधित चीजें, प्रॉपर्टीज से संबंधित चीजें, स्ट्रक्चर से संबंधित चीजें, ये सारी चीजें क्वालिटेटिव अप्रोच के अंतर्गत आई। अगर वो कंपाउंड ऑर्गेनिक है तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में वही चीज चला गया, अगर वो कंपाउंड इनऑर्गेनिक है तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चला गया। और कंपाउंड ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक बाइफर्केशन होता है, पता होगा आपको, या पिछले क्लास में ऑर्गेनिक स्टार्ट की गई थी तो उस दिन सर ने भी डिस्कस जरूर किया होगा। हाइड्रोकार्बन्स और उसके डेरिवेटिव्स वो ऑर्गेनिक में आते हैं और पीरियोडिक टेबल के बाकी एलिमेंट्स के जो कंपाउंड्स हैं वो इनऑर्गेनिक में आते हैं। तो एनीवेज अभी हम लोगों ने क्या बोला कि ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आप उसी केमिकल के, सेम केमिकल के क्वालिटेटिव अप्रोच को डील करेंगे और उसी केमिकल के बारे में जब क्वांटिटेटिव करना होगा, जैसे सर जंग जो लगा तो सर इसमें लोहे का वजन बढ़ा या घटा, सर जंग में अब लोहा कितना है और लोहे के बाद आयरन के बाद एक्स्ट्रा मटेरियल, एक्स्ट्रा चीजें क्या बन गई है और कितना अमाउंट में बना है। इस प्रोसेस में सर इंथैल्पी चेंज क्या है, सर इस प्रोसेस का गिब्स फ्री एनर्जी चेंज क्या है, मतलब कह सकते हैं उससे जुड़ी हुई चीजों का मैथमेटिकल कैलकुलेशन। सर चीनी को पानी में डाले तो अब सॉल्यूशन जो है, ये सॉल्यूशन जो बना उसमें इंथैल्पी चेंज किस तरीके का होगा। सर बर्फ जम रहा है, इसमें इंथैल्पी चेंज किस तरीके का होगा। सर कोई एसिड है, पानी मिलाने से क्या होगा, किन किन चीजों पर मैथमेटिकली इसका असर पड़ेगा। सर कोई गैस है, दूसरा गैस मिलेगा, सर दोनों का डिफ्यूजन करवाना है, किसमें ज्यादा डिफ्यूजन का रेट होगा, किसमें कम। समझिएगा चीजों को। जब आप किसी केमिकल या केमिकल चेंज के मैथमेटिकल अप्रोच को डील करते हैं तो आप क्वांटिटेटिव एनालिसिस को डील कर रहे हैं और वही फिजिकल केमिस्ट्री का एरिया है। और जब उस कंपाउंड के प्रॉपर्टी, स्ट्रक्चर, कलर, सॉल्युबिलिटी, स्टेबिलिटी, इन सब चीजों पर बात करते हैं, मैकेनिज्म, प्रोसेस, फॉर्मेशन, तो ये सब चीजें ऑर्गेनिक एंड इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का एरिया है। तो अपना एरिया, मेरा एरिया है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री।
मैं अब आपको इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ाऊंगा, वहां से आगे आपको हम लोग अगले क्लास में ले चलेंगे। आज की क्लास के लिए इतना ही। एक बार फिर से आपको बता दें, हम लोग लाइव आने वाले थे, लेकिन YouTube का परमिशन अभी तक नहीं मिल पाने के कारण अभी तक हम लोग लाइव नहीं आ पाए। तो डेफिनेटली 2 से 3 दिनों के अंदर हम लोग लाइव क्लासेस स्टार्ट करेंगे, YouTube लाइव। आप समय से आपकी वीडियो लेक्चर चैनल पर अपलोड हो जाएगी, जो समय दी हुई है आप उस समय से चैनल को सर्च करना, चैनल को देखना स्टार्ट कर ले। और आज की चीजें हमने लाइफ की बातें की हैं दोस्तों, जिंदगी की बातें हमने की है, जिंदगी बनाने की बातें हमने की है, जो हमने देखा है, जो हमने अनुभव किया है, हमने उसकी बातें की है, जो हमारे बच्चों ने बताया है उसकी बातें हमने की है। ये मेरा कोई खुद का सिर्फ अनुभव नहीं है, ये दुनिया का देखा हुआ मेरा अनुभव है, ये बच्चों का अनुभव है जो अब हमने आपसे शेयर किया है। बस आप आज यही कंक्लूजन लेके चलिए कि ये 11वीं और 12वीं वॉटएवर जो भी है हमारी जिंदगी आगे पूरी 70+, 80+, 90+, ईश्वर करे 100+, या ईश्वर करे अमर रहे, जो भी लाइफ आप आगे जिएंगे, जाते जाते मैं आपको एक आखिरी लाइन यही बोल दूं, ये 2 साल आपकी पूरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट है। आप इस बात को अपने स्टडी टेबल पर लिख लें कि मैं 70+ जीऊं या 80+ जीऊं या 100+ जीऊं, लेकिन मेरी जिंदगी का 2 साल सबसे इंपॉर्टेंट है। ये आपकी जिंदगी को नाम देगा, दिशा देगा, या ये डिसाइड करेगा कि आप किस दिशा में चले जाइएगा, भटक जाइएगा। इसीलिए इस 2 साल को दोस्तों जी भर के इसके पीछे मेहनत कीजिए, सब कुछ लगा दीजिए, सब कुछ। फिक्र नहीं है कि क्या मिलेगा, एनआईटी मिलेगा, कि स्टेट गवर्नमेंट की कॉलेज मिलेगी, कि आईआईटी मिलेगा, कि एमबीबीएस मिलेगा, डेंटल मिलेगा, फिक्र नहीं है दोस्तों, फिक्र नहीं है। फिक्र किस बात की है? इस 2 साल को पूरे मेहनत से जीना है, पूरा एक एक सेकंड इस्तेमाल करना है, समय को व्यर्थ नहीं करना है, सब कुछ झोंक देना है, पूरी ताकत लगा देनी है, सब कुछ लगा देना है, इस पर सर्वस्व लुटा देना है, यही समझिए इन 2 सालों पर। उम्मीद करते हैं आज की चीजें समझ में आई होंगी। अगले क्लास में हम लोग फिर इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, मैंने बताया मेरा समय है मंडे, वेडनेसडे, फ्राइडे, तो आज फ्राइडे है, फिर मैं मंडे को इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपसे मिलूंगा और उस दिन इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की शुरुआत करूंगा। और मैं कोशिश करूंगा हर दिन शुरू के 10 मिनट आपसे कुछ बातें की जाए, बातें किताब के आखिरी पन्ने की जो किताब में नहीं है। अगले क्लास में हम लोग मिलते हैं। थैंक यू दोस्तों, थैंक यू सो मच।